नमस्कार दोस्तों। दक्षिण भारत का इतिहास सदैव हमारे लिए चैलेंज रहा है। चाहे वो प्राचीन काल में दक्षिण भारत रहा हो, चाहे वो मध्यकाल में दक्षिण भारत रहा हो, चाहे वो आधुनिक भारत में दक्षिण भारत का इतिहास रहा हो। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने प्राचीन काल में दक्षिण भारत का इतिहास पढ़ा और काफी प्यार मिला आपका और काफी बेहतर उसमें आपको क्वेश्चन मिले। और अब आपकी डिमांड है कि सर मध्यकाल में भी दक्षिण भारत कवर करते हैं, और मध्यकाल में दक्षिण भारत कवर करने के लिए सबसे पहले हमारा फोकस होगा विजयनगर अंपायर पे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि विजयनगर अंपायर कहां से कहां तक है, क्या उसकी स्थिति है। आज के इस वीडियो में दोस्त, अगर आप पूरी तरह से ईमानदारी से बने रहे, पूरी वीडियो में हमारे साथ साथ रहे, तो विजयनगर अंपायर से आने वाला कोई भी सवाल आपका मिस नहीं होगा। किसी भी वनडे एग्जाम में, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका विजयनगर साम्राज्य से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, ये मेरा दावा है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, मेरे साथ साथ चलिएगा और पेन और पेपर दोनों का इस्तेमाल भी करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज किसकी? आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की। पहला प्रश्न यहां से बनता है कि इस विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? जी हां, फाउंडर। हु इज द फाउंडर? तो इसका संस्थापक है संगम के 5 पुत्रों में 2 बेटे उनके थे जिनका नाम था हरिहर और बुक्का। तो संस्थापक इसके हैं हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का, ठीक है। तो बुक्का, हरिहर और बुक्का 2 सगे भाई हैं। इन्होंने इस साम्राज्य को स्थापित किया। इस साम्राज्य की अगर आप सीमाएं देखें तो यह साम्राज्य दक्षिण भारत के मैक्सिमम हिस्से को कवर करता है। ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये है विजयनगर साम्राज्य। इसे आप किस नाम से जानेंगे? इसे आप विजयनगर के नाम से जानेंगे। यही है विजयनगर साम्राज्य। स्थापित तो ये छोटे से स्थल से हुआ, ठीक, लेकिन धीरे धीरे इसने अपने अच्छे शासकों को प्राप्त किया और एक विकराल रूप धारण करता गया। तो चलिए बात करते हैं, ये हरिहर और बुक्का थे कौन? हरिहर और बुक्का ये दोनों संगम के 5 पुत्रों में से 2 थे। संगम के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? संगम के पुत्र थे। और इसीलिए हरिहर और बुक्का द्वारा स्थापित यह विजयनगर साम्राज्य का जो पहला राजवंश है वो संगम वंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने इस वंश का, इस साम्राज्य का नाम जो है संगम अपने पिता के नाम पर रखा, ठीक। अब साम्राज्य अगर स्थापित हुआ है तो इसकी राजधानी भी रही होगी। तो इस विजयनगर साम्राज्य की अगर आप राजधानी देखें तो एक नहीं 4 राजधानी आपको देखने को मिलेगी। राजधानी अगर देखें तो सबसे पुरानी राजधानी इसकी कौन सी? ओल्डेस्ट कैपिटल ऑफ विजयनगर अंपायर, तो वो हुआ करती थी हम्पी। प्राचीन काल में आप इस साम्राज्य की राजधानी देखें तो हम्पी दिखाई देती है। लेकिन जब हरिहर ने इस विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली एक विद्यानगर शहर से, तो अपनी राजधानी बनाई अनेगोंडी। कौन सी राजधानी बनाई? संगम वंश की राजधानी कौन सी रही? संगम वंश की राजधानी, ठीक है, खैर वही बाद में भी रहती है। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी अनेगोंडी। कहां पर? अनेगोंडी। लेकिन कुछ समय बाद जब इन्होंने विजयनगर शहर को पूरी तरह से स्टेबलाइज कर लिया, तब इसकी राजधानी इन्होंने क्या कर दी? इसके बाद इसकी राजधानी बनाई गई विजयनगर, ठीक है। लेकिन सत्ता पर कब्जा का खेल हर जगह चलता है, यहां पर भी सत्ताएं छीनी गई। उसके बाद इसकी 2 राजधानियां और बनी, एक राजधानी वेनुगोंडा और दूसरी राजधानी चंद्रगिरी। तो इसकी एक राजधानी बनती है वेनुगोंडा। कौन सी? वेनुगोंडा एक राजधानी इसकी बनती है, और एक राजधानी इसकी चंद्रगिरी भी रहती है। तो आपको इसकी 4 राजधानियां याद करनी पड़ेंगी। सबसे महत्वपूर्ण ये 2 राजधानियां हैं, अनेगोंडी और विजयनगर, ठीक। अब आते हैं कि आखिर यह राज्य स्थापित कैसे हुआ। यह राज्य की स्थापना एक दुर्घटना है, इसे आप ऐतिहासिक दुर्घटना कह सकते हैं। इसकी कहानी आप जानना चाहें तो आपको लौटना पड़ेगा
1324 ईस्वी में, 1324 ईस्वी में भारत में दिल्ली सल्तनत में गयासुद्दीन तुगलक का शासन था। किसका शासन था? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का एक भगोड़ा, जी हां, जिसका नाम था बहाउद्दीन गुरशप। ठीक है, 1324 में बहाउद्दीन गुरशप को जी हां, बहाउद्दीन, नोट करिएगा, गुरशप को इन्होंने शरण दे दी। इन्होंने शरण दी, किसने शरण दी? वारंगल राज्य ने। किसने शरण इन्हें कहां मिली? वारंगल राज्य में। वारंगल में इन्हें शरण मिली। किसे? बहाउद्दीन गुरशप को। जब वारंगल में शरण मिलती है तो दिल्ली खासा नाराज होती है इनसे, और फिर गयासुद्दीन तुगलक ने 1324 में अपने बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे आप प्यार से MBT कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने वारंगल पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? वारंगल पर इसने आक्रमण कर दिया। और जब वारंगल पर आक्रमण हुआ तो वारंगल के जितने सामंत थे सारे इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के उन्होंने इस आक्रमण का मुकाबला किया। लेकिन दिल्ली का मुकाबला करना इतना आसान नहीं था दोस्त। तो इसी वारंगल पर आक्रमण के दौरान इस वारंगल के दो सामंत, जी, वारंगल के दो सामंत भाई, जी हां, दो सामंत, कौन? हरिहर और बुक्का। हरिहर और बुक्का, ये दोनों गिरफ्तार किए गए। ये दोनों गिरफ्तार किए गए। ठीक है, नोट करिए, ये दोनों गिरफ्तार किए गए। किसके द्वारा गिरफ्तार किए गए? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा वारंगल अभियान के दौरान। और वारंगल पर अभियान इसलिए हुआ था कि दिल्ली का दुश्मन, दिल्ली का भगोड़ा बहाउद्दीन गुरशप को वारंगल ने अपनी गोद में बिठा रखा था। इसलिए दिल्ली नाराज हुई और दिल्ली ने अटैक करने का प्लान किया। गिरफ्तार हुए ये दोनों। गिरफ्तार होने के बाद इनके पास दो विकल्प था। एक, या तो मौत स्वीकार कर लें और या तो इस्लाम स्वीकार कर लें। तो इन्होंने इस्लाम स्वीकार करना ज्यादा बेहतर समझा। नोट करिए, इन्होंने 1324 में हरिहर और बुक्का, दो भाइयों ने इस्लाम स्वीकार किया, और 1324 से लेकर के 1336 तक ये इस्लाम के साथ, इस्लाम स्वीकार करके दिल्ली की सेवा में रहे। कहां रहे? दिल्ली की सेवा में लगे रहे। ठीक, अब आइए, इतने दिनों में इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक का विश्वास जीत लिया, और जब विश्वास जीत लिया तो 1336 में दक्षिण भारत में कुछ विद्रोही आवाज उठने लगी, कराना बंद होने लगा। तो 1336 ईस्वी में, नोट करिए, 1336 ईस्वी में दोस्त, इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत में, जी हां, विजय करने का दायित्व सौंपा। विजय करने का दायित्व दिया कि आप जाइए और दक्षिण भारत में विद्रोह शांत करिए, उसे विजय पताका वहां पर दिल्ली के रह रही है। जब ये दोनों भाई आते हैं यहां पर, तब इनकी मुलाकात इनके गुरु से होती है। किससे? इनके गुरु होते हैं कौन? इनके गुरु, नाम नोट करिए, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था, मौत नहीं। ठीक, गुरु थे विद्यारण्य, गुरु थे इनके विद्यारण्य, और एक गुरु और थे इनके सायण, जो वेदों के भाष्यकार माने जाते थे, वेदों का अच्छा ज्ञान था उनके पास। इन लोगों से मिलने के बाद इनके अंदर का हिंदुत्व जगा। इन्होंने अपना शुद्धिकरण कराया और तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर, कहां पर? तुंगभद्रा, नोट करिए, तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर, तुंगभद्रा नदी दक्षिणी तट पर एक छोटा सा शहर बसाया, एक छोटा सा राज्य बसाया, जिसे विद्यानगर कहा गया। यही विद्यानगर
आगे चल करके विजयनगर के नाम से फेमस हुआ और एक नए साम्राज्य की स्थापना होती है दक्षिण भारत में, जिसकी सीमाएं कृष्णा नदी से लेकर के लंका तक दिखाई देती है। तो ये है वो विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना एक इतिहास है, एक परिघटना है, एक दुर्घटना है। ठीक, अब इस विजयनगर की स्थापना के बाद सत्ता का संघर्ष चलेगा और इस विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया है, एक दो नहीं बल्कि पूरे पूरे 4 राजवंश। तो वो 4 राजवंश कौन हैं मैं आगे बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका रिपीटेशन कर लेते हैं। विजयनगर अंपायर की बात करते हैं दोस्त, तो विजयनगर के संस्थापक हैं हरिहर और बुक्का और स्थापना करते हैं इसकी 1336 ईस्वी में। और ये हरिहर और बुक्का संगम के पुत्र हैं। संगम वारंगल का सामंत है और वारंगल ने अपनी गोद में 1324 में बहाउद्दीन गुरसब को शरण दे रखी थी और इसी बहाउद्दीन गुरसब को शरण देने के कारण इस पर दिल्ली का हमला हुआ। और दिल्ली का हमलावर कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, जो सनकी और पागल सुल्तान माना जाता है। उसने हमला किया, हरिहर और बुक्का को अरेस्ट किया। हरिहर और बुक्का को अरेस्ट करने के बाद इनके सामने 2 विकल्प रखे कि या तो इस्लाम स्वीकार करो या मौत स्वीकार करो। हरिहर और बुक्का ने इस्लाम स्वीकार किया और 1324 से लेकर के 1336 तक वो दिल्ली रहे, दिल्ली की सेवा करते रहे। और 1336 में इन्हें दिल्ली से दक्षिण भारत भेजा गया, दक्षिण भारत के विद्रोह दबाने और दक्षिण भारत का विजय करने के लिए। इन्होंने यहां अपने गुरु से जब मुलाकात की, विद्यारण्य और सायण जी से, तो उन्होंने इन्हें शिक्षा दी कि बेटा दिल्ली छोड़ो, इस्लाम छोड़ो, एक नए साम्राज्य की नींव रखते हैं। और इन्होंने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर एक साम्राज्य स्थापित किया जिसे विद्यानगर कहा गया। यही विद्यानगर विजयनगर के नाम से जाना गया। इन्होंने अपनी प्रारंभिक राजधानी अनेगोंडी बनाई, बाद में विजयनगर शहर बसा तो विजयनगर राजधानी बनी। साम्राज्य के शासक बदले तो वेनुगोंडा और चंद्रगिरी भी राजधानियां बनती रही, लेकिन इसकी सबसे पुरानी राजधानी विजयनगर की कौन सी थी? हम्पी रही। तो प्राचीन काल में इसकी राजधानी क्या रही है? हम्पी रही है। ठीक, अब मैंने बताया कि इस विजयनगर पर 1336 से लेकर के 1650 तक, कब से कब तक? 1336 से लेकर के 1650 के बीच में एक दो नहीं पूरे पूरे 4 राजवंशों ने शासन किया है। तो वो 4 राजवंश कौन से हैं आइए बात करते हैं उनकी हम। वो 4 राजवंश, तो विजयनगर के 4 राजवंश, विजयनगर के 4 राजवंश कौन कौन से हैं, कब से कब तक उन्होंने शासन किया? तो सबसे पहला राजवंश है दोस्त संगम राजवंश। कौन सा? संगम वंश, संगम डायनेस्टी जिसे आप कहेंगे। ये 1336 से 1485 तक, कब से कब तक? थोड़ा सा और जगह मुझे लेनी चाहिए। ठीक है, पहला है संगम वंश। संगम वंश कब से कब तक? 1336 से 1485 ईस्वी तक शासन करता है। यह संगम वंश है। संगम वंश के बाद अगला वंश आएगा सालुव वंश। दूसरा राजवंश कौन सा है? सालुव राजवंश। सालुव वंश, सालुव वंश का टेन्योर बहुत छोटा है, 1485 से 1505 ईस्वी तक इसने शासन किया। यह शालू वंश हो गया। इसके बाद इस पर तीसरा राजवंश आएगा, वो है तुलु वंश। कौन सा है? तीसरा राजवंश है तुलु वंश। तुलु वंश की सत्ता कब से कब तक आएगी? तुलु वंश की सत्ता 1505 ईस्वी से शुरू होगी ये सत्ता और 1570 तक जाएगी। कब तक जाएगी? 1570 ईस्वी तक ये सत्ता जाएगी। चौथा और आखिरी राजवंश आरिवीडू, आरिवीडू राजवंश है। आरिवीडू राजवंश कहीं कहीं किताबों में आपको अरावीडू भी मिलेगा, तो चाहे अरिवीडू कहिए चाहे अरावीडू कहिए, बात बराबर ही है। अरावीडू राजवंश, अरावीडू वंश की सत्ता कब से कब तक रही है? 1570 से 1650 ईस्वी तक लगभग मानी जाती है। तो ये 4 राजवंश हैं जो इस विजयनगर साम्राज्य में अपनी सत्ता जमाते हैं। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे किसकी? संगम वंश की। किसकी चर्चा करने जा रहे हैं हम?
संगम वंश, संगम डायनेस्टी, जो 1336 में स्थापित होती है, 1485 ईस्वी तक शासन करती है। 1336 से 1485 ईस्वी, ठीक। इसका शासक कौन है, राजधानी क्या है? तो संस्थापक, इसका संस्थापक आपको अच्छी तरह मैंने आपको बताया है, इसका संस्थापक हरिहर और बुक्का है। हरिहर और बुक्का, ठीक। इन्होंने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? इन्होंने अपनी राजधानी, फिर से दोबारा वही सवाल रिपीट हो रहा है, राजधानी इन्होंने अनेगोंडी और बाद में विजयनगर। सबसे पहले इन्होंने अनेगोंडी राजधानी बनाई और अनेगोंडी के बाद में इन्होंने अपनी राजधानी विजयनगर स्थापित कर ली। कहां पर? विजयनगर। तो ये दो राजधानियां इनकी हो गई। अब इसके पहले शासक कौन बने? हरिहर और बुक्का में पहले शासक, फर्स्ट रूलर इसका बना हरिहर प्रथम। कौन? हरिहर प्रथम। कब से कब तक? 1336 ईस्वी से 1356 ईस्वी तक इसने शासन किया। 1336 से 1356, राजधानी अनेगोंडी, विजयनगर। इसके समय की 3 घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकती हैं। इसी के समय, हरिहर प्रथम के समय, बहमनी राज्य, जी हां, बहमनी राज्य से संघर्ष शुरू हुआ। बहमनी राज्य से संघर्ष प्रारंभ हुआ। बहमनी इनका पड़ोसी है, ठीक है, प्रारंभ हुआ और यह संघर्ष 200 वर्षों तक चला। बहमनी राज्य से संघर्ष इन्होंने शुरू किया, किसने? हरिहर प्रथम ने। और कब तक चला? ये 200 सालों तक चलेगा। इसके बाद इसने दूसरा जो महत्वपूर्ण काम किया वो 1346 ईस्वी में हुआ। 1346 ईस्वी में इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, होयसल राजवंश को जीत लिया। इसने होयसल को जीत लिया, होयसल को जीता, जो इनका पड़ोसी राज्य था, सटा हुआ, ठीक। उसके बाद 1352-53 में इन्होंने मदुरा की विजय की। 1352 और 53 में इन्होंने मदुरा जीत लिया, मदुरा विजय की। यही इनके शासन काल की सबसे प्रमुख घटना है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु होती है, ठीक, उसके पहले ही इनके शासन प्रशासन में बुक्का लगातार रोल प्ले कर रहा था। हरिहर प्रथम के शासन करते समय 1346 ईस्वी के आसपास से ही बुक्का प्रथम भी लगातार जो है शासन में अपना योगदान देता रहा। तो बुक्का इसका उत्तराधिकारी बना। बुक्का प्रथम इसका जो है उत्तराधिकारी बना। ये है कौन? ये हरिहर का भाई है। कौन है? हरिहर का भाई। आज भाई भाई का गला काटने को तैयार है, उस जमाने में भाई भाई को साम्राज्य दे दिया करता था। तो ऐसे भी हुआ करते थे। 1356 में सत्ता में आया ये। कब? 1356 में पूर्ण स्वतंत्र सत्ता में आता है और 1356 से लेकर 1377 तक, 1377 ईस्वी तक ये शासन करता है। अब इसके समय की उपलब्धियां थोड़ी सी देख लें, वो बड़े में जो है मजेदार हैं। तो बुक्का प्रथम की जो उपलब्धियां हैं वो मैं यहां आपको जस्टिफाई कर दे रहा हूं, वो जान लीजिए। इसके समय में जो सबसे पहला काम किया गया 1374 ईस्वी में, इसने चीन दूत मंडल भेजा। यह प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में। चीन इसने क्या भेजा? चीन दूत मंडल भेजा, मतलब चीन के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने की कोशिश की। दूसरा, इसने हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया। क्या किया? हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया। इसने हिंदू धर्म सुरक्षा का दावा करता है, सुरक्षा का दावा करता है कि मैं हिंदू धर्म संरक्षक हूं। और इसने एक उपाधि धारण की थी, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, एक उपाधि धारण करता है, ये एक उपाधि धारण करता है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। यह प्रश्न पूछा गया है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है,
प्रतिष्ठापक की ये उपाधि धारण करता है। ये तो हो गए बुक का प्रथम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, संगम वंश की स्थापना होती है 1336 से, शासन करेगा 1485 तक। ठीक, इस विजयनगर साम्राज्य में देखें तो संगम वंश पहला राजवंश है, क्योंकि इस विजयनगर पर 4 राजवंशों ने शासन किया है। संगम वंश 1336 से 1485, सालू वंश 1485 से 1505, तुलु वंश 1505 से 1570, अरविडु वंश 1570 से 1650 ईस्वी तक का शासन रहा है। इसमें सबसे पहले शुरुआत हुई है संगम वंश से। संस्थापक इसके हरिहर और बुक्का हैं। राजधानी इनकी अनेगोंडी थी, बाद में विजयनगर बनाई गई। हरिहर प्रथम पहले शासक रहे, 1336 से लेके 1356 तक शासन किया। इनके शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में सबसे पहली घटना बहमनी राज्य से संघर्ष की शुरुआत है। उसके बाद 1346 ईस्वी में इन्होंने होयसल को जीत लिया। फिर 1352-53 में इन्होंने मदुरा विजय करके अपने साम्राज्य का व्यापक विस्तार किया। इसके बाद इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद इनका छोटा भाई, जी हां, बुक्का प्रथम, जो 1346 से ही सत्ता की बागडोर में अपना योगदान दे रहा था, वो शासक बनता है। 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन करता है। ये हरिहर का भाई है। इसने चीन दूत मंडल भेजा, हिंदू धर्म सुरक्षा का दावा किया और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की। ये पूछा गया है। ठीक है, इसके साथ साथ इसने वेद और अन्य धार्मिक ग्रंथों पर टीका लिखवाई और तेलुगु साहित्य का जो है उत्थान किया। इसके समय में तेलुगु साहित्य प्रगति करता है। तेलुगु साहित्य में इसका जो है संरक्षण है, बहुत बड़ा योगदान है। ठीक, तो इसकी भी मृत्यु होती है 1377 में। 1377 में अगला शासक बनेगा हरिहर द्वितीय। चलिए अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर हरिहर द्वितीय का शासनकाल कब तक रहेगा? हरिहर सेकंड 1377 में सत्ता प्राप्त करेगा और ये 1404 तक शासन करता है। कब तक? 1404 तक शासन करता है। इस बंदे ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। इसने क्या किया? इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। और उपाधि धारण करने के पीछे कारण है दोस्त। कारण यह है कि इसने कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची, श्रीलंका, इन सबको जीत लिया। तो इसने व्यापक साम्राज्य विस्तार किया। महाराजाधिराज की उपाधि धारण की, किस लिए? साम्राज्य विस्तार के कारण। श्रीलंका तक जीत लिया इसने। इसके बाद इस वंश का अगला महान शासक हुआ, वो महान शासक जिसे आप देवराय के नाम से जानते हैं, देवराय प्रथम सत्ता में आता है। देवराय प्रथम का शासनकाल कब से कब तक होगा? देवराय प्रथम इस हरिहर के बाद आएगा, लेकिन 1404 में नहीं आएगा गुरु, वो आएगा 1406 में। 1406 से 1422 तक 2 वर्ष तक यहां सत्ता का संघर्ष रहा। देवराय प्रथम 1406 से लेके 1422 ईस्वी तक शासन करता है। दैट्स नोटेड। ये इस वंश के प्रतापी शासकों में से एक है। तो संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। इसके समय की एक घटना बहुत जो है इंपॉर्टेंट है। बहमनी पर इसने आक्रमण किया। वो सत्ता संघर्ष चल रहा है। बहमनी पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण के बाद ये हार गया। और दक्षिण भारत की एक बहुत बड़ी घटना घटती है। हार के बाद इसने फिरोज शाह, जी हां, बहमनी के शासक हुआ करते थे, फिरोज शाह से पुत्री का विवाह किया। फिरोज शाह से अपनी पुत्री का विवाह करता है। तो दक्षिण भारत में यह पहली घटना है। दक्षिण भारत का पहला राजनीतिक विवाह है ये। तो ये दक्षिण भारत की पहली राजनीतिक वैवाहिक घटना है। दूसरा महत्वपूर्ण काम इसने किया कि तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर इसने बांध बनवाया और बांध से नहर निकाल करके विजयनगर तक ले गया, ताकि विजयनगर की जो क्या बोलते हैं पानी की समस्या है वो खत्म हो। अब
अगला सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसके शासनकाल का अगला और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दोस्त ये है कि इटावली यात्री निकोल कोंटी, इटली का यात्री निकोल कोंटी, नोट करिए ये पूछा गया है और पूछा जाएगा। निकोल कोंटी जो है इसी के समय भारत आया और विजयनगर के बारे में काफी कुछ बेहतर लिखा। तो विजयनगर को सबसे महान शासक बनाया। ठीक है, निकोल कोंटी कब आया था? 1420 में। निकोल कोंटी कब आया था? निकोल कोंटी आता है 1420 ईस्वी में और 1422 ईस्वी तक शासन ही करेगा। ठीक है, 1422 ईस्वी तक देवराय द्वितीय शासन ही करेगा। ठीक है, अब इसके बाद देवराय प्रथम के बाद देवराय द्वितीय शासक बनेगा। कौन शासक बनेगा? देवराय द्वितीय। अब यहां चर्चा कर लेते हैं हम लोग देवराय द्वितीय, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है विजयनगर का। देवराय द्वितीय की सत्ता कब से कब तक होगी? देवराय द्वितीय 1422 में सत्ता प्राप्त करेगा, 1422 में सत्ता प्राप्त करेगा और 1466 ईस्वी तक, कब तक? 1466 ईस्वी तक विजयनगर के महानतम शासक के रूप में इसे जाना जाता है। इसकी प्रजा इसे इम्माड़ी देवराय कहती थी। प्रजा क्या कहती थी इसे? प्रजा इसे इम्माड़ी देवराय, बहुत लोकप्रिय था, इम्माड़ी देवराय कहती थी प्रजा इसकी। प्रजा के बीच में इतना लोकप्रिय हुआ करता था, लोग उसे, मतलब वो खुद को नहीं कहता था, जनता कहती थी कि वह दैवीय शासक है या इंद्र का अवतार है। लोग उसे क्या कहते थे? लोग उसे दैवीय शासक या इंद्र का अवतार मानते थे। इंद्र का अवतार मानते थे। ठीक है, अवतार मानते थे, नोट करिए, पूछा गया है, पूछा जाएगा। मानते हैं नहीं, अब तो चले गए सब, मानते थे। ओके, तो इसे क्या माना गया? इसे दैवी शासक माना गया, इसे इंद्र का अवतार माना गया। और इसके अभिलेखों में इसके बारे में एक बहुत बड़ी बात कही गई है। इसके अभिलेख कहते हैं कि ये गज बेटकर है। क्या है? गज बेटकर का मतलब है हाथियों का शिकार करने वाला, हाथियों का शिकारी। तो गज बेटकर की उपाधि किसने धारण की है? देवराय द्वितीय ने धारण की है। ठीक है, और इसी के समय ईरानी दूत, मतलब फारसी दूत अब्दुल रज्जाक आया था। इसी के समय फारस बहुत बड़ा है। फारस में कहां से? ईरान से अब्दुल रज्जाक, जी हां, अब्दुल रज्जाक जो है ये भारत आएगा। अब्दुल रज्जाक जो है ये भारत आएगा। कब आता है? 1443 ईस्वी में। 1443 ईस्वी में अब्दुल रज्जाक भारत आएगा और इसने भी जो है काफी कुछ भारत के बारे में लिखा है। और ये बंदा देवराय द्वितीय ये संस्कृत का विद्वान हुआ करता था। किसका विद्वान हुआ करता था? संस्कृत का विद्वान था। और संस्कृत भाषा को संरक्षण दिया। संरक्षण ही नहीं दिया बल्कि इसने 2 ग्रंथों पर टीका लिखी है। 2 ग्रंथों पर इसने टीका लिखी है। वो 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? एक है सुधा निधि, ठीक है, एक ग्रंथ है सुधा निधि पर टीका लिखा, और एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। कौन सा? एक ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। क्लियर? तो ये है विजयनगर का पहला राजवंश, जिसे आप कहते हैं संगम राजवंश। इसके बाद जो है मल्लिकार्जुन शासक होता है, 1446 से 1465 तक शासन करता है। लेकिन धीरे धीरे इस संगम वंश का पतन शुरू हो जाता है, फिर विरूपाक्ष शासन बनेगा। तो इस वंश का जो अंतिम शासक है, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश संगम वंश का अंतिम शासक कौन होगा? विरूपाक्ष होगा। कौन होगा? विरूपाक्ष होगा। विरूपाक्ष, ठीक है, विरूपाक्ष इसका अंतिम शासक है जिसे आप मानते हैं। तो फिर से रिपीट कर लीजिए, हरिहर द्वितीय। फिर से हरिहर द्वितीय 1370 से 1404 तक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसने साम्राज्य विस्तार किया, लंका तक जीत लिया। देवराय प्रथम उसके बाद शासक बनता है, 1406 से 1422 तक शासन करता है। बहमनी राज्य पर आक्रमण करता है और हार जाता है, और बदले में फिरोज शाह से अपनी बेटी का विवाह करता है, और राजनीतिक विवाह की दक्षिण भारत की पहली घटना है। तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाता है और बांध से नहर निकलवा करके विजयनगर तक ले जाता है।
ताकि विजयनगर की पानी की समस्या खत्म हो। इटावली यात्री निकोल कोंटी इसी के समय 1420 ईस्वी में भारत आता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है देवराय द्वितीय। 1422 से 1466 ईस्वी तक शासन करता है देवराय द्वितीय। इस वंश का सबसे महानतम शासक है। प्रजा उससे बहुत प्यार करती है, इसे इम्माड़ी देवराय कहती है। लोग इसकी पॉपुलैरिटी इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसे दैवी शासक या इंद्र का अवतार मानते हैं। इसने जो है हाथी का शिकार किया था, इसलिए इसे गजबेटकर कहा गया है। इसी के दरबार में फारसी विद्वान या ईरानी विद्वान अब्दुल रज्जाक आता है 1444 ईस्वी में, और यह स्वयं भी संस्कृत का विद्वान था। इसने संस्कृत के 2 ग्रंथों पर टीका लिखी है, एक सुधा निधि और दूसरा ब्रह्म सूत्र। तो दोस्तों ये था आपका विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत। फिर से इसकी एक चर्चा नॉर्मली कर लेते हैं। संस्थापक हरिहर और बुक्का, संगम के पुत्र से 1336 में स्थापित हुई। राजधानी इसकी एक नहीं 4 आपको पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले तो सबसे पुरानी राजधानी हम्पी, फिर अरिगोंडी, विजयनगर, वेनुगोंडा और चंद्रगिरी। इसकी घटना मैंने बताया कि 1324 में बहाउद्दीन गुरशप को वारंगल ने शरण दी थी। वारंगल पर हमला हुआ। हरिहर और बुक्का जो है गिरफ्तार हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने गिरफ्तार किया। इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। इस्लाम स्वीकार करने के बाद 1324 से 1336 ईस्वी तक ये दिल्ली की सेवा में रहे। 1336 में इन्हें मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत जीतने का दायित्व सौंपा। यहां आते हैं, विद्यारण्य और सायण से इनकी मुलाकात होती है और इन्होंने तुंगभद्रा नदी के बाएं तट पर एक छोटे से साम्राज्य की नींव रखी, जिसे आप विजयनगर या उस समय इसे विद्यानगर कहा जाता था। तो विजयनगर या विद्यानगर की शुरुआत होती है यहीं से। इसके बाद इस पे पहला राजवंश स्थापित होता है संगम वंश। कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है, संगम, सालू, तुलु और अरविडु। तो संगम वंश की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। राजधानी बनाते हैं गोंडी और विजयनगर। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 बहमनी से संघर्ष की शुरुआत करता है, होयसल को जीतता है, मदुरा को जीतता है। उसके बाद बुक्का जो हरिहर का भाई है वो सत्ता में आता है 1356 से 1377 तक। इसने चीन दूत मंडल भेजा, हिंदू धर्म की सुरक्षा का दावा किया, देव वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की और तेलुगु साहित्य को प्रोत्साहन दिया। इसके साथ साथ अगला शासक इसका होगा हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय 1370 से 1404 तक शासन करता है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करता है और अपने साम्राज्य का प्रचुर विस्तार करते हुए लंका तक कब्जा कर लेता है। इसके बाद देवराय प्रथम 1406 से 1422 बहमनी राज्य पर आक्रमण करता है, हारता है, अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह से करता है, तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाता है देवराय प्रथम, और इटावली यात्री निकोल कोंटी भारत आता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। और इसके बाद इसका अगला शासक देवराय द्वितीय है, 1422 से 1466 शासन करता है। इसकी प्रजा इसे इम्माड़ी देवराय कहती है। इसके राज्य के लोग, अगल बगल राज्य के लोग इसे दैवी शासक या इंद्र का अवतार मानते हैं। गजबेटकर की उपाधि धारण करता है क्योंकि हाथी का शिकार करता है। फारसी विद्वान अब्दुल रज्जाक इसके शासनकाल में 1443 में आता है। यह स्वयं संस्कृत का विद्वान था। इसने सुधा निधि और ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखा। इसके बाद इसके 2 शासक हुए इस वंश में, ठीक है। इसका अंतिम शासक है विरूपाक्ष। विरूपाक्ष की सत्ता पर कब्जा किया जाता है सालू वंश के नरसिंह के द्वारा। कारण क्या है जान लीजिए। जब भी राजा कमजोर होता है तो राज्य में अत्याचार, राज्य में अराजकता, ये सारी चीजें बढ़ जाती हैं। और यही अराजकता बढ़ी, और जब अराजकता बढ़ी तो इसी विरूपाक्ष का सामंत था नरसिंह सालू। नरसिंह सालू ने इस पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद जो है इन्हें विरूपाक्ष को उठा के जेल में डाला और खुद सत्ता संभालने लगा। स्वयं भी काफी एज का था, स्वयं भी काफी अच्छी खासी उम्र का था। तो 1485 से 1491 तक नरसिंह सालू ने सत्ता संभाली। और इसकी सत्ता संभालने के बाद इसका बेटा इम्माड़ी नरसिंह सत्ता में आया। इम्माड़ी नरसिंह बहुत कम आयु का था, तो नरसिंह सालू ने इसका संरक्षक बनाया नरसा नायक को। बड़े कठिन कठिन नाम है, इसे मैं फिर रिपीट करूंगा आपके अगले वीडियो में, लेकिन मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता देता हूं कि अंतिम शासक विरूपाक्ष को गद्दी से हटा करके नरसिंह सालू जो उसी विरूपाक्ष के दरबार में मंत्री था कब्जा कर लेता है 1485 में। 1485 में स्वयं जब कब्जा करता है तो कारण उसका था कि विजयनगर में अराजकता की स्थिति थी, सिंहासन पूरी तरह अस्त व्यस्त था। तो ऐसी स्थिति में कब्जा करना कोई बड़ी बात नहीं थी। कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा करने के बाद
तो स्वयं सत्ता संभालता है, लेकिन उसका बेटा बहुत छोटा है, ठीक है, इम्माड़ी नरसिंह। इम्माड़ी नरसिंह को अपना उत्तराधिकारी बनाता है और अपने मित्र नरसा नायक को अपने बेटे का संरक्षक बना देता है। लेकिन सत्ता लोगों को अंधा कर देती है। नरसा नायक ने इम्माड़ी नरसिंहन को किनारे किया, खुद सत्ता की पूर्ण बागडोर अपने हाथ में ली, और नरसा नायक का बेटा वीर नरसिंह ने इम्माड़ी नरसिंह की हत्या कर दी और एक नए वंश की नींव पड़ेगी, तुलु वंश। तो सालू वंश, तुलु वंश और अरिवीडू वंश हम लोग करेंगे अपने अगली वीडियो में। तो बने रहिएगा डीसीए के साथ, क्योंकि ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे हमारी मुलाकात आपकी होती रहेगी। ऐसे छोटे छोटे सवालों पर हम बातचीत करते रहेंगे ताकि वनडे एग्जाम का हम लोग बैंड बजा सकें। तो दोस्त मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।